सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की जो अपनी क्लास है उस क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 12th क्लास जो है उसके यूनिट नंबर सेकंड जो है वो है जेनेटिक्स। क्लास 12th का यूनिट नंबर सेकंड जो है वो है जेनेटिक्स। देखिए, लॉकडाउन के कारण से अपनी काफ़ी क्लासेस नहीं हो पाई और स्कूलिंग के अंदर जो ऑफलाइन क्लासेस है वो नहीं हो पाई। लेकिन अभी यदि हम बात करें लॉकडाउन की तो 10, 15, 20 दिन और स्कूलें हो सकता है नहीं खुलेंगी और जैसे सुनने में आ रहा हो सकता है जुलाई में स्कूलें खुल जाएं। लेकिन तब तक की क्लासेस जो हैं हम वो ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लास 12th है उसकी क्लासेस हम ऑनलाइन लेंगे। क्लास 11th की क्लासेस हम अभी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की क्लासेस जो होंगी वो हम लेंगे। तो उसके अंदर देखिए आपकी यूनिट नंबर सेकंड जो है उसके अंदर चैप्टर जो है जेनेटिक्स, वो चैप्टर आप काफ़ी टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि जब आप 5th क्लास में 6th क्लास में हुआ करते थे उस टाइम से आप जेनेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं। और जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप जब तक बायोलॉजी के सेक्टर में रहते हैं तब तक लास्ट तक आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं। जेनेटिक्स देखो होता है क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे आम का पौधा होता है तो उससे आम ही लगता है। जैसे कोई मान लो जानवरों की जैसे बात करें तो जैसे मान लो बिल्ली है तो उससे बिल्ली का बच्चा ही पैदा होता है। जैसे कुत्ता है उससे कुत्ते का बच्चा ही पैदा होता है। इंसान है उससे इंसान के बच्चा ही पैदा होता है। इसके अलावा इंसानों से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं वो मान लो जो बच्चे होते हैं वो सम्मान भी हो सकते हैं, कुछ हद तक उनमें लक्षण मिल भी सकते हैं। कुछ लक्षण यानी भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, बहन बहन होती हैं, उनमें कुछ लक्षण असमान भी हो सकते हैं। तो ये जो समानता किस तरीके से होती है या फिर इंसान से इंसान का बच्चा है क्या क्यों पैदा होता है, कुत्ते से कुत्ते का बच्चा है क्यों पैदा होता है, तो ये सारी के सारी जो स्टडी होती है वो जेनेटिक्स में की जाती है। तो देखिए, यदि हम बात करें जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवंशिकी कहा जाता है। जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवंशिकी कहा जाता है। ये जो आनुवंशिकी होती है उसको यदि हम परिभाषित करना चाहें, क्या करना चाहें, परिभाषित करना चाहें तो आनुवंशिकी जो होती है वो जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें वंशागति व विभिन्नता का क्या किया जाता है, एक साथ अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति व विभिन्नता का एक साथ अध्ययन किया जाए उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं वंशागति की, ये वंशागति क्या होता है, देखो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण ही वंशागति कहलाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे ही वंशागति कहा जाता है। यानी कि कोई जनक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनमें पाए जाने वाले लक्षण जो होते हैं वो यदि दूसरी आगे आने वाली पीढ़ी या उनके बच्चों में यदि जाते हैं तो यह प्रक्रिया वंशागति कहलाती है। इसके अलावा विभिन्नता, तो देखिए जनक से बच्चों में जाने वाले लक्षणों के मध्य पाए जाने वाला अंतर जो होता है उसको विभिन्नता कहा जाता है। यानी कि वंशागति जो होती है उसमें तो हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं सम्मान लक्षणों की, ये स्टडी करते हैं सम्मान लक्षणों की, और विभिन्नता में हम बात करते हैं असम्मान लक्षणों। किसकी बात करते हैं, असम्मान लक्षणों की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, कभी कभार एक कंफ्यूजन पैदा होती है। ये जो वंशागति होता है इसका एक सिमिलर नेम होता है आनुवंशिकता। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसको आनुवंशिकी तो इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है और वंशागति को इंग्लिश में हेरेडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंशागति को इंग्लिश में हेरेडिटी कहा जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या दिक्कत होती है कि आनुवंशिकी और आनुवंशिकता में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आनुवंशिकी जो होती है वो तो है जीव विज्ञान की एक शाखा, जीव विज्ञान की
शाखा, और आनुवंशिकता जो है वो है एक प्रक्रिया। वो क्या है? एक क्रिया है, प्रक्रिया है। तो देखिए इस तरीके से ये कंफ्यूज आप नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है। उसके अलावा लक्षणों का स्थानांतरण, वंशागति, असमान लक्षणों का स्थानांतरण, विभिन्नता। ये तो बात होगी, इसको मतलब डिफाइन किया है अपन ने, किसको? आनुवंशिकी को डिफाइन किया। अब बात करते हैं कि आनुवंशिकी के ऊपर जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ये जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोग किए गए, जिसके कारण आनुवंशिकी का जनक उन्हें कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के ऊपर जो सबसे सफल प्रयोग किए थे वो जोहन ग्रेगर मेंडल ने किए थे। जोहन ग्रेगर मेंडल, सबसे सफल प्रयोग आनुवंशिकी के ऊपर जोहन ग्रेगर मेंडल ने किए। जोहन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है? जोहन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इसी के साथ देखो एक बात और, आज मुझे पढ़ाते हुए, यानी कि आज 20 जून 2021 है, और मैंने सबसे पहली बार 20 जून 2017 को सबसे पहली बार मैंने क्लास ली थी। तो इसलिए आज मुझे पढ़ाते हुए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ बच्चों को सिखाया है। और इसी के साथ में मैंने छावसरी के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाना स्टार्ट किया, और आज एक बहुत ही अच्छे संस्थान अपने घुड़ा पब्लिक स्कूल जो है उसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से बढ़िया लाइफ है और बहुत ही अच्छा फील्ड है। ठीक है, बच्चों के साथ में रहो, बहुत ही अच्छे से मन लगता है, बहुत ही अच्छे से रहो। इसके अलावा मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जैसे भी पढ़ाया, जो भी लिखाया, मैं मेरे से जो भी गलतियां रही होंगी उन गलतियों को मैं सुधारते हुए आगे आने वाला जो टाइम है, यानी आज 4 साल हुए हैं, तो आगे आने वाले टाइम में मैं प्रयासरत रहूंगा कि किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करते हुए क्लास में बैठने वाले 95% या 99% वाले बच्चे से लेके जो 33% वाला बच्चा है, वहां तक मैं हर एक बच्चे को सम्मान मानते हुए मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं, और उनके भविष्य को देखते हुए उन बच्चों को पढ़ाऊं और उनसे सीखूं और उनको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं रोज ना रोज। इस तरीके से मैं आगे प्रयासरत रहूंगा कि आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ा पाऊं। इसी के साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी, उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस होंगी, उसमें अपन ये टॉपिक जो है और अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसे जो बच्चे जो मान लो मेरे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, वो बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से ही क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको जरूर उस चीज़ का आंसर दूंगा। इसी के साथ में हमने बात जो की है वो जीव विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी की बात की है। हमने बात की आनुवंशिकी का जनक जोहन ग्रेगर मेंडल होता है। इसी के साथ में इस चैप्टर के अंदर 4 या 5 जनकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछा जाता है आनुवंशिकी का जनक, ये तो हो गया अपने मेंडल, ये जोहन ग्रेगर मेंडल। उसके बाद पूछा जाता है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, तो वो होता है बैटसन। तो देखो इसमें आप एक चीज और ध्यान रखोगे, ये जो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है वो बैटसन है। इसी के साथ में आनुवंशिकी शब्द जो है वो भी सबसे पहले बैटसन ने ही दिया था, यानी आधुनिक आनुवंशिकी के जो जनक जो है बैटसन, उन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा एक आता है मानव आनुवंशिकी का जनक। तो मानव आनुवंशिकी का जनक जो है वो है ए बैरड। तो आप ये 3 याद रख लोगे, यानी मानव आनुवंशिकी यानी ह्यूमन से रिलेटेड जो जेनेटिक्स है उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए थे वो ए बैरड के द्वारा किए गए। ठीक है, इसी के साथ में देखिए हम आगे यदि बात करें
तो जैसे मैंने आपको बताया कि आनुवंशिकी के अंदर हम वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। बताया वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण वंशागति। इस वंशागति से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे पहले तो वंशागति की इकाई क्या होती है। क्या पूछा जाता है कि वंशागति की इकाई क्या होती है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूं इकाई की, तो इकाई जो होता है उसको इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। यानी हम बात करें यूनिट ऑफ हेरिडिटी की, किसकी बात करें, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो वंशागति की इकाई क्या होती है, यूनिट का मतलब है, देखो जैसे एक मकान होता है वो ईंटों से बना हुआ होता है, तो उसमें सबसे छोटे से छोटा मटेरियल जो होता है वो ईंट होता है। तो वैसे ही उस मकान की इकाई एक ईंट हो गई। जैसे एक लड्डू होता है वो बूंदी से मिलके बना हुआ होता है, तो उस लड्डू की इकाई बूंदी होगी। वैसे ही वंशागति के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्या होता है, काम करने वाला जो पदार्थ होता है वो गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण जो होता है, उस निर्माणात्मक जो पदार्थ होता है उसको इकाई कहा जाएगा। तो वंशागति जो होती है वो गुणसूत्र पर आधारित होती है और गुणसूत्र का निर्माण जीन्स से होता है, इसलिए वंशागति की इकाई जो होती है वो क्या होती है, जीन होती है। इसके अलावा वंशागति का वाहक, वाहक को इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है। तो हम बात करेंगे वेक्टर ऑफ हेरिडिटी कि वेक्टर ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। वेक्टर या वाहक का मतलब होता है ऐसा कोई भी पदार्थ जो किसी ना किसी छोटे पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। तो वंशागति के अंदर यदि हम वाहक की बात करते हैं तो गुणसूत्र जो होता है वो अपने साथ जीनों को जोड़ते हुए क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनको लेके जाता है। इसलिए वंशागति का वाहक जो हो गया वो क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया। वंशागति का वाहक गुणसूत्र हो गया। इसी के साथ में वंशागति का शारीरिक आधार, यानी वंशागति का शारीरिक आधार यानी कि हम बता सकते हैं फिजिकली बेसिस कह सकते हैं या भौतिक आधार कह सकते हैं। यानी भौतिक रूप से वंशागति के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है वो किससे बना हुआ होता है। तो भौतिकी रूप से जो इसका गुणसूत्र जो निर्माण होता है वो आरएनए से होता है। यानी इसका शारीरिक आरएनए नहीं होता है। इसके अंदर भौतिकी आधार की यदि हम बात करें तो भौतिकी आधार यानी गुणसूत्र का निर्माण शारीरिक के रूप से किससे, कौन से पदार्थ से होता है, तो जीन से होता है। इसलिए इसके शारीरिक आधार कौन सा होगा, वो भी जीन ही होगा। इसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंशागति का रासायनिक आधार क्या होता है। तो वंशागति का रासायनिक आधार जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। रासायनिक आधार का मतलब है कि वंशागति के गुणसूत्र जो होते हैं उनमें रसायनों के रूप में काम में आने वाला पदार्थ कौन सा होता है, वो होता है डीएनए। तो ये वंशागति से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में विभिन्नता से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। बात करूं कि विभिन्नता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, सोमेटिक एंड जर्मिनल। एक नंबर सोमेटिक और दूसरे नंबर क्या होती है, जर्मिनल होती है। हम मान सकते हैं सोमेटिक को देहीय और जर्मिनल को क्या मान सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंदरूनी जो होता है उसको जीनीय। यानी देहीय विभिन्नता होती है, जीनीय विभिन्नता होती है। अब बात करें देहीय और जीनीय विभिन्नता में अंतर क्या होता है। ऐसी विभिन्नता जो बाहर से देखने पर दिखाई दे जाती है वो देहीय विभिन्नता कहलाती है, और ऐसी विभिन्नता जो बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देती है वो कौन सी विभिन्नता कहलाती है, वो जीनीय विभिन्नता कहलाती है। तो मैं बात करूं देहीय विभिन्नता, तो इसके तो कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन जीनीय विभिन्नता जो होती है, जर्मिनल जो होती है, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होती है कंटिन्यूअस और एक होती है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को हम सतत बोल देते हैं और डिसकंटिन्यूअस को हम असतत बोल देते हैं। यानी मैं बात करूं सतत और असतत, ये जीनीय विभिन्नता होती है।
सतत का मतलब मैं मान सकता हूं कि ऐसी विभिन्नताएं जो लगातार होती हैं उन्हें सतत विभिन्नताएं कहते हैं, और ऐसी विभिन्नताएं जो कभी कभार पैदा होती हैं उन्हें असतत विभिन्नताएं बोला जाता है। यदि बात करूं सतत विभिन्नता क्यों पैदा होती है, किसके कारण पैदा होती है, और असतत विभिन्नता क्यों पैदा होती है, किसके कारण पैदा होती है, तो सतत विभिन्नता के पैदा होने का कारण जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। सतत विभिन्नता के पैदा होने का कारण होता है अर्धसूत्री विभाजन, और असतत विभिन्नता के पैदा होने का कारण जो होता है वो होता है उत्परिवर्तन। यानी कि ऐसी विभिन्नताएं जो कभी कभार पैदा होती हैं, ऐसी विभिन्नताओं का जो पैदा होने का कारण होता है वो उत्परिवर्तन होता है, और सतत विभिन्नताओं के पैदा होने का कारण जो होता है वो क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो आज हमने जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 1 जो पढ़ा है उससे रिलेटेड यदि कोई भी आपकी दिक्कत हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप यदि कमेंट बॉक्स में पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि इसके अलावा पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मतलब कि मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसके ऊपर उस जो भी आपकी कंफ्यूजन होगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो कर लेंगे, उसमें जेनेटिक्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।